नमस्कार, क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है और मैं आकाश देशवाल। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो आप एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। हम आज किसी एक पर्टिकुलर अपराधी को लेकर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दो ऐसे माफियाओं की जिन्होंने आपसी गैंगवार के चलते मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया। इनके बीच में ऐसी गैंगवार हुई कि पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ये बोलने लगी कि अगर गैंगस्टर एक दूसरे की गोली का शिकार होते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और वहीं इन दोनों की गैंगवार के बाद आलम कुछ ऐसा हो गया था मुंबई में कि लोग मुंबई से किनारा करने लगे थे। हम बात कर रहे हैं अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम के बीच की बात। इन दोनों के बीच गैंगवार तब शुरू होती है जब बाबू रेसिम की हत्या कर दी जाती है और वहीं रमा नाइक को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देती है। लेकिन बाद में पता लगता है कि इन दोनों की हत्याओं के पीछे दाऊद का हाथ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुण गवली अपने गैंग में अकेला रह जाता है और वो नए नए शूटरों को अपने गैंग में शामिल करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे इन दोनों की हत्या का बदला दाऊद से लेना था। अब धीरे धीरे अरुण गवली अपने गैंग को मजबूत करता जा रहा था। उसने कंजूर मार्ग में एक कंपनी में जब काम वो कर रहा था तो इसी दौरान उसने दगड़ी चोल और बायकुल्ला में अपना दबदबा बना लिया था। अब इसी दौरान उसके साथ अशोक जोशी, सुनील घाटे, राजू मिर्चे, सदा पावले, गणेश तांडल, राजू फिलिप्स और पॉल न्यूमैन जैसे जो खूंखार गैंगस्टर थे ये उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब जब ये गैंग इसका पूरी तरीके से खड़ा हो गया तो इसने अपने निशाने पर दाऊद के शूटरों को रखा और उन लोगों को का पता लगाने की कोशिश की जो दाऊद के वफादार हैं या दाऊद के लिए काम करते हैं। तभी इन्हें सतीश राजे का पता लगता है जो दाऊद का बेहद खास था। तो उन्हें यह मौका मिला 21 नवंबर 1988 को। अब होता क्या है कि ये सतीश राजे अपने जो बाउंसर्स थे उनके साथ अपनी कार में जा रहा होता है तो इस चीज़ की खबर अरुण गवली के गैंग को लग जाती है। तभी गणेश तांडेल, पॉल न्यूमैन और दगड़ी चोल के कुछ और लड़के इसका पीछा करते हैं मुंबई से। अब जैसे ही नागपाड़ा जंक्शन में इसकी सतीश राजे की कार पहुंचती है तो इसकी कार के सामने तभी अचानक दो कार आती हैं और इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन इन्हें सब कुछ जल्दी करना था। इनके पास 1 मिनट का समय था। तो उसको लेकर जब ये उस पर हमला करते हैं तो हमला करने से पहले ये उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं। अब इस शीशों को तोड़ने में हथौड़े का इस्तेमाल होता है और जब चारों तरफ से शीशे तोड़ दिए जाते हैं तो फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। अब इस हमले में पहली बार हथौड़े का इस्तेमाल किया गया था जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रही। और दूसरा कि सतीश राजे को उसके बाउंसर्स के साथ मार दिया जाता है। अब इस हत्याकांड के बाद दाऊद एकदम से कहते हैं कि बिफर उठा उसे। अब जो क्योंकि सतीश राजे उसके लिए एक बहुत अहम हिस्सा था डी कंपनी का, तो अब वो उसको खो चुका था। तो उसका बदला लेने के लिए इसने छोटा राजन को आगे किया और छोटा राजन को आदेश दिया गया कि अरुण गवली गैंग को जितना जल्दी हो सके साफ करो। तो इसके लिए छोटा राजन ने अरुण गवली के गैंग के शूटरों की लिस्ट जारी की। उसने उन लोगों का पता लगाना शुरू किया जो अरुण गवली गैंग के मेन लीडर हैं या जो अरुण गवली के बाद उसको गैंग को संभालते हैं। अब इसमें सबसे पहला नाम और छोटा राजन के सामने आया अशोक जोशी का। अब इन्होंने इसकी रैकी करनी शुरू की तो इन्होंने छोटा राजन ने अशोक जोशी के ड्राइवर को अपनी तरफ कर लिया। तभी 3 दिसंबर 1988 को इनको खबर मिलती है कि अशोक जोशी अपने कुछ साथियों के साथ पुणे जाने वाला है अरुण गवली से मिलने के लिए। तो तभी ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इनका प्लान होता है कि अशोक जोशी को पनवेल के बाहरी इलाके में घेरा जाएगा और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब इसी के चलते अशोक जोशी जैसे ही पुणे हाईवे पर पहुंचता है पुणे जाने के लिए तो इसके पीछे सोत्या, वांग्या, सुभाष ठाकुर और छोटा राजन अलग अलग 5 गाड़ी लेकर इसके पीछे लग जाते हैं। अब जैसे ही इनके प्लान के मुताबिक पनवेल का एरिया क्रॉस होता है और ड्राइवर कार रोकता है तो तभी ये 5 लोग उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इतने में ही जैसे ही वो कार उसका ड्राइवर अशोक जोशी का ड्राइवर कार को रोकता है तो अशोक जोशी समझ जाता है कि उसके ड्राइवर ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अब जिससे पहले वो सारे के सारे लोग एक्शन में आते उससे पहले वो अपनी ऐंठ से पिस्टल निकालता है और ड्राइवर के सिर में गोली उतार देता है। अब गोली की आवाज़ सुनते ही जो आसपास के जो शूटर थे जिन्होंने अशोक जोशी को घेर रखा था वो ताबड़तोड़ कार पर गोलियां बरसाते हैं और इस गोलीबारी में अशोक जोशी के साथ जो उसके 3 अन्य साथी थे वो भी वहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी तक किसी भी गैंगस्टर ने एक दूसरे के परिवार वालों पर हमला नहीं किया था क्योंकि इस दौरान
इस समय जो पूरे मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड थे, जो पूरा गैंगस्टर था, उसमें ये बात कही जाती थी कि हमारी जो आपसी दुश्मनी होगी उस दुश्मनी में कोई भी परिवार वाला इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये नियम तोड़ा गया था दाऊद के द्वारा। जब बप्पा गवली महिम के शीतला देवी मंदिर में था तो वहीं उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतना होने के बाद भी दाऊद रुका नहीं। वो चाहता था कि अब अरुण गवली के गैंग को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। अब इसी दौरान उसने पॉल न्यूमैन की भी हत्या कर दी थी, जो उसका बहुत वफादार रहा था। और इसी दौरान सोत्या ने भी कंजूर गांव में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि सभी के सभी अरुण गवली के गैंग से जुड़े हुए थे। अब लेकिन अरुण गवली भी शांत नहीं बैठने वाला था। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे दाऊद को बहुत बड़ा झटका लगा। तभी अरुण गवली इस्माइल इब्राहिम पारकर को मारने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करता है। एक दिन जैसे ही इब्राहिम पारकर होटल से निकलकर अपनी कार में बैठने जा रहा था, तभी अचानक से 4 लोग वहां आते हैं और इब्राहिम पारकर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और इब्राहिम पारकर गोली लगते ही जमीन पर गिर जाता है। इतने में ही उसका ड्राइवर लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो रास्ते में दम तोड़ देता है। और तभी दाऊद अपने गैंग को ऑर्डर देता है कि वो तब तक शांत न बैठें जब तक इब्राहिम पारकर के हत्यारों को मार न दिया जाए। और उसकी गैंग जल्दी ही इस बात का पता लगा लेती है कि उसकी बहनोई को मारने में किन किन लोगों का हाथ है। और उसमें जब नाम पूछे जाते हैं तो शैलेश, बिपिन शेरे, राजू बटाला और संतोष पाटिल का नाम सामने आता है। लेकिन इसके 1 महीने बाद ही नागपाड़ा में एक बिजनेसमैन की हत्या के 2 दिन बाद ही शैलेश और बिपिन शेरे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उनकी इंजरी के चलते उन्हें जेजे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और जब इस चीज का पता दाऊद इब्राहिम को लगता है तो दाऊद इब्राहिम अपने गुर्गों को वहां भेजता है और तभी जेजे हॉस्पिटल कांड की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अब जेजे हॉस्पिटल में तभी कुछ सोत्या के साथ 25 खतरनाक शूटर घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसमें शैलेश को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि बिपिन शेरे अलग वार्ड में चला जाता है, जिससे वो बच जाता है। लेकिन इस हत्याकांड में 500 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शहीद हो गए थे। तो इस जेजे हॉस्पिटल कांड के बाद मुंबई की सड़कें पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं और करीब 2 साल तक अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम के बीच ये खूनी गैंगवार चलती रही। और उसके बाद जब दाऊद ने मुंबई में बम धमाके कराए तो उसके बाद से मुंबई के साथ साथ पूरे देश के लोग दाऊद से नफरत करने लगे, जो आज तक करते हैं। और वहीं अगर अरुण गवली की बात करें तो अरुण गवली शिवसेना के एक नेता को मारने के बाद जेल में बंद है। तो ये थी दोनों के बीच की गैंगवार कि किस तरीके से इन्होंने पुलिस को तो खूब चकाया ही चकाया, खासकर लोगों को भी मुंबई छोड़ने से मजबूर कर दिया। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।